हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि अवकलन कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं और इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अभी तक की क्लास में हमने आपको अलजेब्रा से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, फिर दशमलव से संबंधित और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बॉडीज के मेंसुरेशन से संबंधित टॉपिक्स के बारे में बताया था कि कैसे इन चीज़ों का यूज हम मैथमेटिक्स के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग सीधे सीधे फिजिक्स में करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, अब आज हम फिजिक्स के में यूज होने वाले उस सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं जो फिजिक्स के हमारे लगभग 80-90% प्रॉब्लम्स में यूज होता है, या कह सकते हैं कि हमारे फिजिक्स के ज़्यादातर डेफिनीशंस भी उससे रिलेटेड हैं, और उसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि समाकलन और इंटीग्रेशन, समाकलन और अवकलन में से एक पार्ट अवकलन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैलकुलस होता क्या है। कैलकुलस होता क्या है यानी कलन। कलन कैलकुलस वर्ड है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन से बना हुआ। कैलकुलस किसका पार्ट फॉर्म है? कैलकुलेशन यानी कि गणना करने से संबंधित है। ठीक, कैलकुलस किससे संबंधित है? गणना करने से, यानी किसी चीज को कैलकुलेट करने से, यानी किसी चीज को मेजर करने से, किसी चीज की वैल्यू को फाइंड करने से संबंधित है। इसके दो फॉर्मेट हैं, यानी कैलकुलस के हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। एक को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक को कहते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल में हम अवकलन करते हैं यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं, और इसमें हम समाकलन करते हैं। वन बाय वन हम लोग इसको दोनों को समझेंगे और ये समझेंगे कि कैसे हम इनका अलग अलग कंडीशंस में फिजिक्स में प्रयोग करते हैं, किन किन टॉपिक्स में। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के कंप्लीट वीडियो में, उसको कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको डिफरेंशिएशन जैसे से संबंधित फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, इस डिफरेंशियल कैलकुलस को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से ही याद कर शुरू करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक, इसका उदाहरण लेना है तो मान लीजिए कि आपको अपने घर के फ्लोर से यानी ग्राउंड से कहाँ जाना है? घर के छत पर यानी रूफ पर जाना है। अब आप ये दूरी कैसे तय करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हम इस दूरी को कैसे तय करेंगे? हम इस दूरी को 3-4 तरीकों से तय कर सकते हैं। एक, हम लिफ्ट से चले जाएं, पर वो आमतौर पे सभी के घरों में तो नहीं है। दूसरा तरीका है कि हम सीढ़ी से चले जाएं। सीढ़ी 3 तरीके की है। एक हो सकता है रैंप नुमा हो, ऐसे कि आप इस पर चलते चले जाइए जैसे कार वगैरह जाती है। एक हो सकता है कि इस पे सीढ़ियां बनी हो, इस पे क्या बने हो? स्टेप्स बने हो। ठीक, इनके क्या बने हो? स्टेप्स बने हो। आप एक बार में कितना स्टेप चढ़ सकते हैं? एक बार में जब भी चढ़ेंगे तो आप एक बार में एक स्टेप चढ़ेंगे, स्टेप पर ही रहेंगे, यानी या तो आप यहाँ होंगे, या तो आप यहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे। क्लियर है? हर बार जब आप कुछ ऊंचाई चढ़ेंगे तो हर स्टेप की ऊंचाई चेंज हो जाएगी, यानी जब भी आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप कुछ ना कुछ ऊंचाई क्या करेंगे? कवर करेंगे। फिर आप यहाँ गए तो फिर कुछ ऊंचाई कवर हुआ, फिर आप गए फिर कुछ ऊंचाई कवर हुआ, फिर आप गए फिर कुछ ऊंचाई कवर हुआ। क्लियर है? यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने क्या किया, एक साथ पूरा एनालिसिस ना करते हुए हम एक एक छोटे 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 स्टेप्स में इसको डिवाइड कर लिए, और इसी डिवाइड करने के टेक्निक को क्या कहते हैं? अवकलन करना। ठीक, डिफरेंशिएशन करना। और इसको डिफरेंशिएट करके अगर हम इन सभी छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दें तो उसे क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन करना। यानी कि बड़ी चीज को छोटे पार्ट में डिवाइड करने को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन।
और बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों को जोड़ जोड़ के पूरी की पूरी चीज प्राप्त करने का प्रोसेस क्या हो गया, इंटीग्रेशन, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टा है। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, यानी अवकलन क्या है। अव माने होता है किसी चीज का नीचे गिरना, नीचे यानी कम होना से संबंधित है। यानी हम डिफरेंशियल कैलकुलस में किसी बड़े पार्ट को, किसी बड़ी चीज को छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड करते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक ग्राफ है, ठीक, किसी चीज का ग्राफ है, मुझे नहीं मालूम कि किस चीज का है, पर ये जिस भी चीज का ग्राफ है उसमें y यानी डिपेंडेंट जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर x पे डिपेंड करती है, यानी y डिपेंड करता है किस पर, x की वैल्यू पर। क्लियर है? अब सिंपल है, y x की वैल्यू पर डिपेंड करता है, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। मान लीजिए रिलेशनशिप है कि y बराबर फंक्शन है किसका, x का। जैसे ये कुछ भी हो सकता है, y बराबर 2x हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लॉग x हो सकता है, y बराबर साइन x हो सकता है, y बराबर लॉग x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग फंक्शंस अलग अलग तरीकों से डिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि y जो है वो x का क्या है, फंक्शन है। y x का फंक्शन है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू x की वैल्यू के बदलने से क्या हो जाती है, बदल जाती है। y की वैल्यू x की वैल्यू के बदलने से बदल जाती है। तो जब x की वैल्यू x है, जब x की वैल्यू कितनी है, x है, तो हमारी y की वैल्यू कितनी है, fx। क्लियर है? और जब x की वैल्यू को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यानी x प्लस डेल्टा x कर दिया, तो y की वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी और हो जाएगी x प्लस डेल्टा x का फंक्शन। और इसी y को हम क्या बोल सकते हैं, y प्लस डी वाई, या y प्लस डेल्टा y। तो ये हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी x के बदलने से y के वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है, या होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। जैसे अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू हो गई 2 1 2 प्लस 3 यानी 5। जब मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू हो गई 2 2 4 प्लस 3 यानी 7। x की वैल्यू 3 रखे तो y की वैल्यू हो गई 2 3 6 प्लस 3 यानी 9। ये क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, जब भी मैं x की वैल्यू में कोई चेंज करता हूं y की वैल्यू में अपने आप चेंज आ जाता है। x की वैल्यू में कोई चेंज करने से y की वैल्यू में क्या जा रहा है, चेंज आ जा रहा है। ठीक, जब हम x की वैल्यू चेंज किए तो मेरे y के वैल्यू में क्या आ गया, चेंज आ गया। इसका मतलब है कि x में होने वाले परिवर्तनों के कारण y में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यानी अगर x बदलेगा तो y की वैल्यू भी बदलेगी। ये बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अगर ऐसा होता है तो ये चेक करने की कोशिश करिए कि y के परिवर्तन होने का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज, वो कितना है। यानी अगर x में कितना यूनिट परिवर्तन हो तो y में कितना यूनिट परिवर्तन हो जाएगा। या ऐसे कहें कि अगर हम x में 1 यूनिट का परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, तो y की वैल्यू में कितना चेंज क्रिएट होगा। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 1 से बढ़ा के 2 कर देता हूं तो डेल्टा x हमारा कितना हुआ, 1 यूनिट। 1 यूनिट चेंज होने से y की वैल्यू में कितना यूनिट चेंज हो रहा है, 2 यूनिट हो रहा ना। इसी तरीके से यहाँ देखिए, फिर से x की वैल्यू 2 से 3 कर दिए तो चेंज कितना हुआ, 1 यूनिट। तो y की वैल्यू 7 से 9 हो गई, यानी चेंज कितना हुआ, 2 यूनिट। हुआ कि नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं कि y के जो चेंज होने की रेट है वो x में होने वाले चेंज के रिस्पेक्ट में कितना है, 2 है। तो हम इसे कह सकते हैं
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई एग्जाम्पल लेके? अब इसको थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में समझते हैं, तो सिंपली देखिए ध्यान से। हमने क्या ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ले लिया। जब x की वैल्यू x रखे तो y की वैल्यू है एफ एक्स। जब y की वैल्यू में x प्लस डेल्टा x की वैल्यू रखे तो y हो गया y प्लस डेल्टा y। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि y बराबर x का कोई ग्राफ है, ऐसे y जो है फंक्शन है किसका, x का, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बना। अब समझिएगा, मान लीजिए y की x की कोई वैल्यू है x, ठीक, तो उस समय y की वैल्यू है y, ठीक। जब x की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे तो मान लीजिए हो गया x प्लस डेल्टा x, तो हमारे y की नई वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y। क्लियर है, ये बात समझ में आई? अब एक चीज सोचिए, अगर मैं इस डेल्टा को यानी इस चेंज को छोटा करूं तो क्या होगा? अगर मैं इस चेंज को क्या करूं, छोटा करूं, तो y में होने वाला चेंज भी क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। अगर मैं इस चेंज को, अभी भी तो इतना चेंज है, अगर हम इस चेंज को थोड़ा और छोटा करें तो इतना ही डेल्टा x होगा, तो y में थोड़ा और कम चेंज आएगा, यानी अब y इतना ही चेंज हुआ। अगर हम x की वैल्यू को थोड़ा और कम चेंज करें तो y की वैल्यू और कम चेंज हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? धीरे 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 करते करते अगर हम डेल्टा x में होने वाले चेंज को, यानी x में होने वाले चेंज को अगर हम कितना कर दें, जीरो कर दें, अगर हम कितना कर दें, जीरो कर दें, तो y में होने वाला चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होता कि हम चेंज करें और चेंज में वैल्यू जीरो आए। तो अगर हम चेंज किए तो मान लेते हैं कि चेंज लगभग लगभग कितना है, जीरो है, यानी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी जो चेंज हो रहा है वो लगभग कितना हो रहा है, जीरो के बराबर। उस केस में चेंज इन y की वैल्यू जो लगभग होगी वो कितनी होगी, चेंज इन y कितनी होगी? क्लियर है? तो एक तरीके से कह सकते हो कि अगर मेरा डेल्टा x बहुत छोटा हो तो हमारा चेंज इन y क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। अब सिंपल सोचिए कि जब ये बड़ा वाला चेंज था, यानी जब डेल्टा x चेंज था, ठीक, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बना था, तो इस ग्राफ का स्लोप ऐसे आएगा। जब ये गैप और छोटा कर देंगे तो ग्राफ का स्लोप और छोटा हो जाएगा। जब डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तब उस केस में ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक तरीके से टेंजेंट होगा। ग्राफ का स्लोप क्या होगा, एक तरीके से टेंजेंट होगा, और उसी टेंजेंट के स्लोप को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज चेंज। ये क्या हो गया, एवरेज चेंज। ये क्या हो गया, चेंज है पर कैसा चेंज है, एवरेज चेंज है। लेकिन अगर हम यही सेम चीज एक लिमिट लगा दें, लिमिट लगा दें का मतलब क्या हो गया कि हम जो चेंज क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत छोटा चेंज क्रिएट कर, बहुत स्मॉल चेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो डेल्टा एक्स बहुत छोटा होने से ये जो आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है वो चीज क्या बन जाता है, ये चीज बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, जिसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे हम लोग कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी रेट ऑफ, ध्यान से समझिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वाई किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको कैसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक परिवर्तन। ठीक है, एक बार इसको समझिए और अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस पर। क्लियर है, एक बार देखिए, जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं फिर इसको अभी एक बार और आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं एक बार और। ठीक, एक बार और देखिए, मान लीजिए कि इस बार हम ग्राफ का नेचर चेंज कर देते हैं। ये एक्स है, ये वाई है। मान लिया कोई ग्राफ ऐसे है, मुझे इस पॉइंट पर यह बताना है कि जब यहाँ पे वैल्यू है एक्स, तो इसमें y की वैल्यू कितनी है, y, यानी जब x की वैल्यू x है तो y की वैल्यू कितनी है, y। जब x की वैल्यू बहुत छोटी चेंज होगी, कैसी चेंज होगी, बहुत छोटा चेंज होगा, यानी कितना छोटा, इतना छोटा कि चेंज टेंड्स टू जीरो, इतना छोटा कि चेंज टेंड्स टू जीरो। तो ये जो चेंज चेंज टेंड्स टू जीरो है, यानी जो dx है उसे कहेंगे क्या, कितना छोटा, इतना छोटा कि जैसे जीरो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन किसमें, एक्स में। ठीक, इनफाइनाइटेसिमल को हिंदी में कहते हैं अति सूक्ष्म, यानी इतना छोटा चेंज कि जैसे डेल्टा एक्स जो है वो टेंड्स टू जीरो हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो इस समय जो ग्राफ बनेगा वो एक तरीके से टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा, एक तरीके से टेंजेंट बनेगा, और इस टेंजेंट का स्लोप, इसे क्या कह सकते हैं, टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट क्या होता है, जस्ट लाइन को टच करते हुए जाता है। इस टेंजेंट का स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो स्लोप हमेशा कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। पर जो मेरा चेंज है वो क्या है, टेंड्स टू जीरो है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसी को लिखा जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो हम कह सकते हैं कि द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी पैरामीटर y with respect to some another parameter x is defined as the slope of tangent at that particular point। किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज उस पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट का क्या है, स्लोप है। उस पॉइंट पर डाले गए टेंजेंट का क्या है, स्लोप है, यानी डिफ्रेंसिएशन एट एनी पॉइंट, डिफ्रेंसिएशन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्या बताता है, ये बताता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस होता है, हिंदी में अगर कहें तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे तात्क्षणिक, यानी तुरंत, जस्ट। तो तुरंत वाला तात्क्षणिक यानी कि इंस्टेंटेनियस। हिंदी लिखें तो कैसे लिखेंगे, तात्क्षणिक।
इंस्टेंटेनियस रेट तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, परिवर्तन की कौन सी दर है? तात्क्षणिक परिवर्तन की दर है, ठीक। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की तात्क्षणिक दर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी बॉडी, एनी थिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनी पैरामीटर y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है? उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट। और ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के, स्लोप ऑफ टेंजेंट के। तो या तो आपको इस नाम से मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, या तो आपको इस नाम से मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, या सीधे कहेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दो तरीका है, dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं, या सबसे टेक्निकल तरीका है dy बाई डी एक्स ऑफ वाई। डी बाई डी एक्स बता रहा है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और किसका? वाई का, यानी रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई। इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन। क्लियर है इतनी बात? ये आपकी डेफिनेशन से रिलेट हो गई। सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल, यानी डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का, यानी अवकलन किसी भी चीज का क्या है? एक तरीके से उसका रेट ऑफ चेंज है, उसके परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेके मैं आपको इसके बारे में और समझा रहा हूँ, देखिए। हो गया? फिजिक्स में ये कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है? बहुत से, वैसे तो बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ता है, पर कुछ हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं जहाँ पे हमको ये बार बार इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आसान है वेलोसिटी, यानी कि वेग। वेग v बराबर पोजीशन में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम, यानी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, ठीक। एक जगह हो गया। दूसरा एक्सीलरेशन, यानी वेलोसिटी के बाद क्या आया? त्वरण, यानी वेग के बाद क्या आया? त्वरण, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कैसे डिफाइंड हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही मिले। जैसे एग्जाम्पल, और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी और लेके चलते हैं, आपके पास तीसरा एग्जाम्पल है सबसे आसान, फोर्स, यानी बल। बल कैसे लिखेंगे? F इक्वल्स टू संवेग में परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर। रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। क्लियर है? और एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, कोणीय वेग कैसे डिफाइंड है? कैसे डिफाइंड है? तो ओमेगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। ऐसे और आगे चलिए, और आगे सोचिए, ध्यान से सोचते जाइए, सोचते जाइए। टॉर्क बलाघूर्ण इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर। कोणीय संवेग को क्या लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम,
रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग हिस्से में अलग अलग जगहों पे हमको बार बार इस टॉपिक की जरूरत पड़ती रहती है। क्लियर है? ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ेगा, जिनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें चीजें टाइम के अलावा भी पैरामीटर्स में वेरी करती हैं। जैसे इसका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आपको आसानी से मिल जाएगा कहाँ? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। जब मैंने आपको फ्लूइड पढ़ाया हुआ है तो फ्लूइड के कॉन्सेप्ट में आपको मिल जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यानी न्यूटन का श्यानता का नियम। उसमें एक टॉपिक था डीवी बाई डी वाई, जिसे क्या कहते थे? वेग प्रवणता, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू किसके? वाई। ठीक है? और कहाँ मिलेगा? और सोचिए कहाँ मिलेगा? और सोचिए कहाँ मिलेगा? और कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वैद्युत विभव की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ई। किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष, वैद्युत क्षेत्र। ये मिलेगा 12th के फर्स्ट चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है? इसी तरीके से आप एक तरीका डिफाइन कर सकते हैं फोर्स का, एक फॉर्मूला। कैसे? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन को क्या कहते हैं? फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लेंगे। अब आप सोचिए कि इन सभी टॉपिक्स को अगर सॉल्व करना है तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बिना आपको हेल्प नहीं, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको देखना है कि डिफरेंशियल कैलकुलस आगे कैसे काम करता है, क्या फॉर्मूले हैं। तो इसलिए बने रहिएगा हमारे वीडियो में आज की क्लास में अंत तक। ठीक है? ये हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर इन सब चीज़ों को टॉपिक में जब जहाँ जैसे पढ़ाएंगे बार बार समझाएंगे। ठीक है? हो गया। अब आते हैं कि अलग अलग केसेस में डिफरेंशियल के फॉर्मूले क्या क्या हैं, यानी सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा आपको याद रखना हो। ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। देखो, मुझे फिजिक्स की क्लास में हंसाना नहीं आ रहा है। देखो, एक तो मैं अकेला हूँ बोर्ड पे कैमरे के सामने, इसलिए भी थोड़ा मैं हंसाने में दिक्कत है मुझे। पर आपको अगर कभी भी दिक्कत लगे, बोरियत फील हो, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करिए, घूम के आइए, 10-5 मिनट टहल के आइए और फिर बैठिए। बैठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। और अगर आप फिजिक्स में परेशान होते हैं बार बार कि सर समझ में नहीं आता, तो आपको जरूर ये क्लास देखनी चाहिए। ठीक है? अब आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला कि क्या ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमको बार बार जरूरत पड़ते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल लेके समझेंगे। मान लीजिए कि y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, मान लिया 5। y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है, मान लिया कितना है? 5 है। अब हमको निकालना है डी बाई डी वाई बाई डी एक्स। हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू
x और y की जगह कौन है 5, यानी बेसिकली हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा। तो क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, x की मान लो वैल्यू ले लिए 0, तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू ले लिए 1, तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू ले लिए 4, तो भी y की वैल्यू कितनी आएगी 5। कुछ भी वैल्यू लें x की, y की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है 5, क्यों, क्योंकि y कांस्टेंट है। अब एक बात सोचिए, जब हम x की वैल्यू 0 से 1 गए तो चेंज कितने यूनिट का हुआ 1 यूनिट का, y में चेंज कितने यूनिट का हुआ 0। क्लियर है। जब हम 1 से 4 गए तो चेंज कितने यूनिट का हुआ 3 यूनिट का, तो y में चेंज कितने यूनिट का हुआ 0। इसका बेसिक मतलब है कि x में होने वाले चेंज की वजह से y के अंदर कोई चेंज क्रिएट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना है 0। तो ध्यान रखना है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा 0 होगा। क्यों, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो किसी भी पैरामीटर के बदलने से तो वैल्यू नहीं बदलेगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y या कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल नोट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं अपने मन से। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो x निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ मान लो क्या निकालना है x निकालना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम इस बार एग्जाम्पल लेंगे ऐसा कि हमारा y की जगह कौन है, y की जगह हमारा कौन है x है। तो अगर हम y की वैल्यू x मान लेते हैं, एक फंक्शन लिए y इक्वल्स टू x, अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 3, अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5। ऐसे आप प्लस में भी कर सकते हैं, ऐसे आप माइनस में भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब देखिए, जब हम x की वैल्यू 1 से 2 लेके गए तो कितनी यूनिट का चेंज किया 1 यूनिट का, y की वैल्यू उतने बीच में कितनी हो गई 1 से 2, यानी कितने यूनिट का चेंज हुआ 1 का। क्लियर है। जब हम x की वैल्यू 2 से 3 गए तो अगेन कितने यूनिट का चेंज हुआ 1 यूनिट का, y से गए तो कितने यूनिट का चेंज हुआ फिर से 1 यूनिट का, यहाँ 3 से 5 गए 2 यूनिट, यहाँ 3 से 5 गए 2 यूनिट, यानी हर बार y में होने वाले चेंज और x में होने वाले चेंज का रेशियो कितना है, y में होने वाले चेंज और x में होने वाले चेंज का रेशियो कितना है, y में होने वाला चेंज है 1 और x में होने वाला चेंज है 1, 1 बाई 1 1 आया, y में होने वाला चेंज है 2, x में होने वाला चेंज है 2, 2 बाई 2 कितना आया 1 आया, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ 1। यानी कोई भी चीज अपने रिस्पेक्ट में, अपने ही रिस्पेक्ट में किस रेट से बढ़ेगी, कोई भी चीज अपने ही रिस्पेक्ट में 1 के रेट से बढ़ेगी। यानी अगर मैं खुद ट्वाइस हो गया तो मैं खुद ही कितना गुना हो जाऊंगा 2 गुना, ठीक है। यानी अगर x की वैल्यू 2 गुनी हो जाएगी तो उसका रेट ऑफ चेंज हमेशा कितना रहेगा 1 है, तो अगर चेंज 1 हुआ तो नई वैल्यू भी 1 हुई, ठीक है। मतलब सॉरी, अगर x की वैल्यू 1 यूनिट चेंज हुआ तो y की वैल्यू भी कितनी यूनिट चेंज होगी 1 यूनिट ही, क्यों, क्योंकि y खुद ही x के बराबर है, ठीक है। तो x का चेंज ही y के चेंज के बराबर होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 यानी x विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आया 1, यानी कोई भी चीज खुद के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज होती है 1 के। क्लियर है। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स, मान लिए लेते हैं तीसरा एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ, कोई फंक्शन है, मान लीजिए 2 वैल्यूज हैं u और v, उनको निकालना है। जैसे
कि मान लीजिए u भी x पर निर्भर कर रहा है और v भी x पर निर्भर कर रहा है और हमको दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसका टेक्निक क्या हो सकता है? इसका टेक्निक बहुत सिंपल है कि अगर मुझे इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है, ऐड करके डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ऐड करके डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं या दोनों का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करके उन्हें फिर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। दोनों को या तो ऐड करके डिफ्रेंशिएट करें या दोनों को डिफ्रेंशिएट करके फिर क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब अगर यहाँ माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट करके डिफ्रेंशिएट कर सकते थे या पहले डिफ्रेंशिएट करके सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। क्लियर है? तो दोनों एग्जाम्पल नहीं ध्यान रखिएगा। चौथा एग्जाम्पल, चौथा फॉर्मूला, मान लो हमको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। दो फंक्शन है u और v, u और v दो ऐसी चीजें हैं जिनका आपस में गुणा हो रहा है। दो ऐसी चीजें हैं जिनका आपस में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। अगर मुझे इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग पहले क्या करेंगे? पहले दो को बाहर लेंगे, सॉरी u को क्या करेंगे? बाहर लेंगे, यानी u को कांस्टेंट मानते हुए सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? u को कांस्टेंट मानते हुए सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब की बार सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले लेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी डी यू बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। क्लियर है? बात समझ में आई? फॉर्मूला नंबर 5 ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑब्वियसली अब क्या आना चाहिए? डिवाइड। तो मान लीजिए u डिवाइडेड बाई v का कोई फॉर्मूला है और हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जिसमें मैं सबके एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाऊंगा इसी बोर्ड में, पर अभी तीनों का फॉर्मूला एक साथ बना लेते हैं। फिर इस केस में हम क्या करेंगे? और एक चीज और ध्यान रखिए कि ये क्लास मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन पढ़ने जैसा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये उतने बेसिक डेफिनेशंस से ना जाए, पर मुझे भरोसा है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। अब कैसे करें? तो सिंपल, इस केस में पहले डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, पहले डिनोमिनेटर को बाहर ले लिए और न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन कर दिए। ठीक, मल्टीप्लाई में प्लस लगाए थे, डिवाइड में माइनस लगेगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को बाहर लिए, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, माइनस लगाए, न्यूमरेटर को बाहर लिए और डिनोमिनेटर यानी v का डिफ्रेंसिएशन कर दिए, पूरा डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दिए टोटल, और नीचे डिनोमिनेटर का क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। डिनोमिनेटर का क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। इससे कुछ फॉर्मूले निकाल रहे हैं, अब आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है? जैसे जैसे मान लो मैं कहूं सर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा? तो हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 2x को कैसे लिख सकते हैं? x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स। ठीक, अब आपका किस फॉर्मेट में है? इस वाले फॉर्मेट में है, u प्लस v। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, एक बार पहला फंक्शन यानी x, प्लस एक बार दूसरा फंक्शन यानी फिर से x। x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन अभी आपको पूरा एग्जाम्पल से बताए हैं, 1 आता है, तो 1 प्लस ये भी कितना? 1, यानी कितना आया? 2। कितना आया? 2। ठीक है, अगर यहाँ ax होता तो ऐसे 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 करते कितनी बार जाते? a बार, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? a बार, तो उतना मल्टीप्लाई हो जाता। यानी अगर मैं कहूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट a इंटू एक्स है, तो क्या हो जाएगा? a बाहर चला जाएगा और d बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, तो आया कितना?
ए के बराबर कितना आया, ए के बराबर, ठीक है, ये यहां से आपका मिल जा रहा है। 3 होता तो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार, 3 बार, सबको डिफ्रेंसिएशन करते तो 1 + 1 1 + 1 कितनी बार, 3 बार, तो आंसर आता 3, 4 बार तो 4, 5 बार तो 5। क्लियर है, यानी कोई कांस्टेंट इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन खुद वो कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है, ऐड वाले का समझ में आया, सब्ट्रैक्ट वाले का भी सेम प्रोसेस से होगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई वाले का। मान लो मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मुझे क्या करना है, मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, उसी चीज का उसी में मल्टीप्लाई, स्क्वायर क्या होता है, इसी चीज का उसी में मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स, तो हो गया ना u इंटू वी, यू की जगह कौन है एक्स और v की जगह भी कौन है एक्स। अब पहले पहला फंक्शन बाहर ले लिए, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन बाहर ले लिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ध्यान देना है कि दोनों एक ही हैं, इसलिए आपको अंतर दिख नहीं रहा है, ठीक। तो पहले पहला वाला एक्स बाहर लिए, दूसरे वाले एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा वाला एक्स बाहर लिए, पहले वाले एक्स का डिफरेंशिएशन। डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता है, 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो हो गया एक्स इंटू 1 यानी एक्स, प्लस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 यानी एक्स इंटू एक्स यानी 2x, कितना आया 2x। तो हमारा अगला फॉर्मूला हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना आया 2x, कितना आया 2x। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना होगा, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई, क्लियर है। अब पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर लिए यानी एक्स स्क्वायर, तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फिर क्या किए, सेकेंड फंक्शन बाहर लिए यानी एक्स, तो बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया 1, प्लस एक्स तो है ही है, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन अभी निकाले हैं, कितना आया है 2x, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। अब लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर। यानी अगर मैं 8th फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, x की पावर 1 था तो पावर 1 बाहर चला गया, x की पावर 2 था तो पावर 2 बाहर चला गया, एक पावर खत्म हो गई, तो 2 में से एक पावर घट गई। 3 था, 3 बाहर चला गया, 3 पावर में से एक पावर घट गई। तो अगर हम ऐसे जनरल फॉर्मूला बनाएं तो बना सकते हैं ना, ये आप साथ साथ लिखे होंगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक। या स्क्रीनशॉट ले लिए, या सबसे अच्छा है कि 2-3 मिनट पीछे जाइए और यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करते हुए समझते हुए चले जाइए, ताकि फॉर्मूला सीट भी बनी रहे और चीज़ें आपके समझ में भी आ जाएं। क्लियर है, 2-3 मिनट रिवाइंड करिए और चेक कर सकते हैं। सो यहाँ से समझ सकते हैं आप कि कितना बेसिक्स में डेफिनेशन मैंने दिया है और कितने बेसिक से हर फॉर्मूले का डिराइवेशन आ रहा है। अब देखिए, अगर पावर 1 था तो 1 बाहर चला गया और x की पावर 1 में से 1 घट गया तो x की पावर हो गई 0, और x की पावर 0 1 होती है तो 1 इंटू 1 1 आया। अगर x का पावर 2 है तो 2 बाहर चला गया, और x की 2 पावर में से 1 पावर घट गया तो x की पावर 1 है यहाँ। x की पावर 3 थी, 3 बाहर चला गया,
2 पावर में से 1 पावर घट गया, तो 3 में से 1 घट गया तो 2 आया। क्लियर है? इस तरीके से चल रहा है। तो अगर मेरा जनरल फॉर्मूला हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कैसे लिखेंगे? n बाहर चला जाएगा और एक पावर घट जाएगी। n बाहर चला जाएगा और एक पावर घट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है कि ऐड का भी हो गया, मल्टी सब्ट्रैक्ट वैसे होगा जैसे ऐड होता है, मल्टीप्लाई का भी हो गया। अब आते हैं डिवाइड के प्रॉपर्टीज पर। तो मान लीजिए आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x निकालना है। कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ क्या निकालना है? 10x। तो कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x कैसे निकालें? ठीक, तो आइए रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x को लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 10 को कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? एक सेकेंड, कुछ थोड़ा सा मिस हो गया। पहले कुछ बेसिक्स और कर लेते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक्स और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए कुछ बेसिक्स और कर, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा कॉस एक्स, ये याद रखिएगा। वैसे इसका भी डिराइवेशन किया जा सकता है, पर वो आपका मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में होगा, मैथ से होगा, और हम लोग वहाँ यहाँ वो काम करने वाले नहीं हैं। हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। अभी तक आपको मैंने 1 2 3 फॉर्मूला याद करने के लिए कहा है, 1 2 3, बाकी सब डिराइव किए, बाकी सब समझाते हुए हैं। एक आप 10th वाला याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा? कॉस एक्स। और उल्टा रिवर्स कर लीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? वो होगा माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो ये 2 फॉर्मूला आपको और याद करना पड़ेगा, बाकी सभी फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहें कि भाई बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? ठीक, तो रफ वर्क कैसे करोगे? तो ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अगर ऐसा है तो साइन एक्स भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है, कॉस एक्स भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्या ये u बाई v के फॉर्मेट में नहीं आ गया? u बाई v, ऊपर वाला फंक्शन भी x पे डिपेंड कर रहा है और नीचे वाला फंक्शन भी x पे डिपेंड। कोई पूछ सकता है सर कैसे डिपेंड कर रहा है? इसलिए क्योंकि अगर x की वैल्यू को बदल दें तो साइन x की वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं? भाई एंगल की वैल्यू बदलेगी तो उसका साइन का एंगल का वैल्यू भी क्या होगा? बदल जाएगा, साइन x की वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर है? तो अगर हम इसको लिखें इस फॉर्मेट में u बाई वी, तो u की जगह कौन है? साइन एक्स, और v की जगह कौन है? कॉस एक्स। पहले क्या किए? पहले b बाहर आया, फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन, यानी डिनोमिनेटर बाहर गया, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन, माइनस न्यूमरेटर बाहर गया, डिफ्रेंसिएशन हुआ डिनोमिनेटर का, डिवाइडेड बाई पूरे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हुआ। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? पहले डिनोमिनेटर बाहर गया और इनकी डिफ्रेंसिएशन हुआ किसका? न्यूमरेटर का, माइनस साइन लगाए, या मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। पहले क्या किए? डिनोमिनेटर बाहर लिए और डी बाई डी एक्स हुआ किसका? न्यूमरेटर का, माइनस साइन लगाए, न्यूमरेटर बाहर लिए, डी बाई डी एक्स हुआ किसका? डिनोमिनेटर का, और टोटल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप बताइए, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स होता है,
माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और टोटल डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो हो गया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 10th में पढ़े हैं। तो हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई डी एक्स आया हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत, चेक कर लीजिए। तो ये हिस्सा मैं पोर्शन मिटा दूंगा, समझ में आया। अब इसी तरीके से आप चाहें तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स निकाल सकते हैं, कैसे, कॉट को लिखिएगा कॉस बाई साइन, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, अब उसके बाद इस वाले फार्मूले पे सेट कर दीजिएगा, इसकी वैल्यू आती है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। चौथा नंबर 14th नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, कैसे लिख सकते हैं, सेक एक्स, सेक एक्स को कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स को कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस में 1 हो जाएगा u और कॉस हो जाएगा v, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, तो ध्यान रखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 मतलब सेट नंबर 15, कोसेक एक्स का कितना आएगा, वो आएगा सेम फॉर्मेट से, कॉसेक को कैसे लिखेंगे, 1 बाई साइन, तो इसी फॉर्मेट से, तो आएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर ये हो गया सेट नंबर 15, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हो गया बेटा सबका, हो गया ये। अब देखिए इसके अलावा कुछ लॉगरिदमिक फंक्शंस हैं, लॉगरिदम के फंक्शंस हैं, लॉगरिदम के क्या हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, लॉगरिदम के फंक्शन है, जैसे 15 हो गया था, 16 डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स। एल एन क्या होता है, एल एन होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग यानी लॉग बेस एन क्या होगा, लॉग बेस ई, लॉग बेस ई। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लॉग क्या होता है, लॉगरिदम क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है, लॉग में बेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम अगली क्लास इस पर ला सकें। वैसे मैं लाऊंगा ही, पर अगर आपको चाहिए तो कितना डिटेल में चाहिए आप हमको बताइए, हम और बढ़िया से इसको करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कहीं लिखा है लॉग एक्स तो भी वो वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई एक्स। इसमें इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि इसका बेस ई है, इसका बेस कितना है, 10 है, इसका बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। एग्जाम्पल नंबर फॉर्मूला नंबर 18, अगर किसी चीज की पावर ई की पावर एक्स है तो ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, खुद ई की पावर एक्स, ठीक, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, 18th नंबर। समझ में आ रहा है? अगर मान लो एक और इतना सब समझ में आया। अब एक लास्ट पॉइंट समझते हैं आज की क्लास का, और वो लास्ट पॉइंट हमारा है चेन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम। अब ध्यान रखिए, या तो आपके सिलेबस में आने वाले सवाल इतने फॉर्मूलों से हो जाएंगे, या नहीं होंगे तो फिर आपको उनको सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस चेन रूल। तो आइए सीखते हैं कि चेन रूल क्या होता है और चेन रूल लगाएंगे कैसे। चेन रूल क्या होता है और चेन रूल लगाएंगे कैसे। चेन क्या होता है? चेन साइकिल में होता है लिंक, एक लिंक से दूसरा लिंक, एक से एक क्या होगा? लिंक होगा। चेन क्या होता है? एक से दूसरा लिंक होगा। तो अब आते हैं हम लोग किस पे? चेन रूल पर। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। मान लीजिए चेन रूल को समझना हो, मान लो कि कोई फंक्शन है y, ध्यान से समझिएगा, जो कि फंक्शन है x का, यानी कोई चीज है जो किस पे निर्भर कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है? x पे। कोई चीज है जो डिपेंड कर रही किस पे? x पे। और ये जो x है वो डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए कोई और फंक्शन है और वो डिपेंड कर रहा है t पे। यानी y डिपेंड करता है x पे, जबकि x डायरेक्टली डिपेंड करता है t पे। यानी x का डिपेंडेंसी किस पर है? t पे, और y की डिपेंडेंसी किस पर है? x पे। तो बताइए कि क्या y t पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? पर y डायरेक्टली तो t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो y कैसे डिपेंड कर? y कर रहा है डिपेंड x पे, और x डिपेंड कर रहा है t पे। अब मान लो मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तब क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे dy बाई dt, जबकि y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पे। y डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है t पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करेंगे कैसे? हम इसे लिख सकते हैं dy बाई dx, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और x की वैल्यू डिपेंड करती है t पे, तो हम लिखेंगे dx बाई dt। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं? कॉमन सेंस लगाइए, dx dx कैंसिल हो गया, dy बाई dt बचेगा, हो गया। इस टेक्निक को बोलते हैं चेन रूल। इसे क्या बोलते हैं? चेन रूल। क्या कहेंगे? चेन रूल। आइए चेन रूल के हेल्प से किसी चीज का डिफरेंशिएशन करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर हमको पता करना है टू फाइंड dy बाई dx। क्या निकालना है? dy बाई dx। अब चेक करो कि क्या फार्मूले में इसका डिफरेंशिएशन बताए हैं। एक बार देख लीजिए, 18 सेट्स आपको बताए हैं। 18 सेट में क्या किसी भी सेट में ये चीज डायरेक्ट आया है? नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो हम क्या करें? तो हमारे पास है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना। अगर हम मान लें, लेट कर लें, मान लें कि भैया 2x प्लस 5 को हम मान लेते हैं कितना? मान लो कि मान लिए थीटा। 2x प्लस 5 को मान लिए थीटा, यानी थीटा डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर, और y डिपेंड करता है किस पर? x पे। अगर ऐसा कर लिए तो मेरा y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 की जगह हो गया थीटा, तो y हो गया 2 इस थीटा का स्क्वायर। y हो गया किसका? थीटा का स्क्वायर। अब देखिए
देख के लग रहा है कि y डिपेंड करता है थीटा पे, जबकि थीटा डिपेंड करता है x पे। y डिपेंड कर रहा है थीटा पे और थीटा डिपेंड कर रहा है किस पर, x पे। तो इसी जैसा है, y डिपेंड कर रहा है x पे, x डिपेंड कर रहा है t पे। इसी तरीके से y डिपेंड कर रहा है थीटा पे और थीटा डिपेंड कर रहा है x पे। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है तो y तो डिपेंड कर रहा थीटा पे, तो हम लिखेंगे dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। ठीक है, समझ में आया? अब चेक कर लो इसको। तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा y की वैल्यू कितनी है, थीटा स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, थीटा स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, थीटा का, और खुद थीटा की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। क्लियर है? बात समझ में आया? सबका वैल्यू रख दिए। अब आप बताइए क्या इसका फॉर्मूला पता है? कहोगे सर नहीं, क्योंकि आपको x के फॉर्मेट में बताए हैं, पर फॉर्मेट x है ना। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x। तो d बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर कितना होगा, 2 थीटा। कितना होगा भाई, कितना होगा, 2 थीटा इंटू था इंटू। अब ये देखिए u प्लस v, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह कौन आया, 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। हो गया। अब चेक कर लीजिए, u प्लस बी वाला फॉर्मूला था, 5 तो कांस्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन 0, और 2x का कितना था, ऊपर लिखे थे 2। तो आपका फाइनल आ गया 2 थीटा, थीटा की जगह 2x प्लस 5 इंटू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 और इसका 0, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 2x प्लस 5। तो हमारा डिफ्रेंसिएशन फाइनली कितना आया, 4 इंटू 2x प्लस 5। ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक कहलाती है चेन रूल। और चेन रूल वन ऑफ द बेस्ट यूज्ड या वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लॉज हैं, किसमें, डिफ्रेंसिएशन के, किसमें, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। तो इस पर हम और एक दो क्वेश्चंस करेंगे अभी तुरंत, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलिए इसको मिटाए बिना एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कैसे। मान लो कि इफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, देन फाइंड टी वाई बाई डी एक्स। अब देख के लग रहा है सिंपल कि y जो है वो साइन पर डिपेंड करता है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन तो पता है, पर साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है। तब क्या करेंगे, तो सिंपल, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लूँ, थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या मान लिया, थीटा, तो हमारा y का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन, और एक्स स्क्वायर की जगह थीटा, तो साइन थीटा। कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए, थीटा, तो हो गया y बराबर साइन थीटा। ठीक, अब मुझे चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन मेरा y डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे, तो डी वाई बाई डी थीटा, और थीटा डिपेंड करता है x पे, तो डी थीटा बाई डी एक्स। हो गया, क्लियर है? अब यहाँ पे सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आया डी बाई डी थीटा, किसका, y का, और y कौन है, साइन थीटा, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक, डी बाई डी एक्स
डी वाई डी एक्स किसका, थीटा का, और थीटा कितना है एक्स स्क्वायर, थीटा कितना है एक्स स्क्वायर। अब आपको याद होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखवाए हैं, चेक कर लीजिए लिस्ट में कितना है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितना है, cos थीटा cos एक्स। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आया cos थीटा, तो इंटू डी एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आया था 2x, क्योंकि पावर बाहर चली जाती है एक पावर घट जाता है, तो आया 2x cos, और थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन आया 2x cos x स्क्वायर। क्लियर है, तो एक और फॉर्मूला हमारे पास, एक और एग्जांपल हो गया किसका, चेन रूल का। आई होप कि यहाँ तक की क्लास, अभी तक की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि अभी तक की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। अगर नहीं आया है तो आप 10-5 मिनट के लिए थोड़ा घूम फिर लीजिए और फिर इसको बैठिए और एक बार क्लास को फिर से अटेंड करने की कोशिश करिए और देखिए कि चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के रूप में, डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स के रूप में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।